कोई सबूत मिला इनके खिलाफ? साकिब अरकम ने लब भेजे पूछा था। वो चौधरी शफीक और चौधरी कमरान के खिलाफ काफी देर से सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नो सर, अभी कोशिश जारी है, साकिब ने सर हिलाते जवाब दिया था। ओके, हमारी खबरी को कहो तेजी से अपना काम करे, मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता, वो तपा हुआ बोला था। वो इन लोगों को हवालात के पीछे देखना चाहता था। ओके सर, आप फिक्र मत करें, हम जल्दी इन्हें पकड़ लेंगे। और सर, भाभी कैसी है? साकिब ने बात करते हुए नजालिया के बारे में पूछा था। अरकम ने उसे सख्त नजरों से घूर कर देखा था, जिस पर वो घबरा गया था। अपने काम से काम रखो, दोबारा मुझसे ये पूछने की कोशिश भी मत करना, वो सुलग कर बोला था। उसे साकिब का यूं पुलिस स्टेशन में नजालिया के बारे में पूछना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सॉरी सर, वो शर्मिंदा सा बोलता अरकम के इशारा करने पर वहां से चला गया था। अरकम की सोचों का रुख अब नजालिया की जानिब मुड़ गया था। वो एक हफ्ते से हवेली नहीं आई थी, इसके पेपर्स मुकम्मल हो चुके थे, उसे ये तो पता था। वो आज हवेली आएगी, ये ख्याल आती ही उसके बतूरे मुलाजमा काम करने का सोचते उसने लब भेज लिए थे, लेकिन वो उसे अपनी बीवी भी बनाने पर आमादा नहीं था। तभी कड़वा घूंट भरता अपनी सोचों को झटकता फाइल खोलता अपने काम में गर्क हो गया। एक हफ्ता हो गया था, उसके पेपर कल मुकम्मल हो चुके थे। आज उसने हवेली जाना था। बड़ी बेगम ने उसे सख्ती से आ जाने का कहा था। सकीना बेगम दवाई खाती सो रही थी। नजालिया उनके सर पर भूसा देती वहां से हवेली के लिए निकल गई थी। हवेली में आजकल निमरा के निकाह की तैयारियां चल रही थी। शॉपिंग जोरों शोर से जारी थी। हालांकि निकाह अभी कुछ महीनों बाद था, लेकिन वो लोग निमरा के लिए हर चीज दोबारा खरीद रहे थे। इसके लिए सारा जहेज दोबारा तैयार करवा रहे थे ताकि उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी ना बोल सके। नजालिया ने मामूल के मुताबिक पहले सारे लॉन्च की सफाई की थी, फिर ऊपर की सफाई करने के बाद वो नीचे आई थी। नजालिया, ये चाय अरकम को देकर आओ। वो मुंह हाथ धोती बड़ी बेगम से वापस जाने की इजाजत मांगने आई थी जब उन्होंने उसे एक नया काम दे दिया था। वो खामोशी से चाय पकड़ती ऊपर बढ़ गई थी। नॉक करते वो अक्कम के कमरे में दाखिल हुई थी। वो शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर रफ से हुलिये में बेड पर बैठा मोबाइल पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। उसे देखते ही नजालिया की धड़कनें रक्स करने लगी थी। वो अपनी नजरों का रुख मोड़ती चाय आगे बढ़ती शीशे की टेबल पर रख चुकी थी। रुको, चाय मुझे इधर ही पकड़ा दो। उसने नजालिया को पलटते देखकर फौरन रोका था। उसकी नजरों ने ऊपर से लेकर नीचे तक नजालिया का जायजा लिया था। वो सादा लॉन के सूट में बालों को अच्छी से दुपट्टे में छुपाए जाने के लिए परतोल रही थी। नजालिया ने गहरा सांस लेते चाय का कप उठाया था और अरकम के करीब जाकर उसके सामने किया। उसकी भटकती निगाह अरकम की शर्ट से झांकते बरना सीने पर गई थी। अरकम ने उसकी फैली आंखों के ताक़ुब में देखा था। उसे अपने सीने की जानिब देखते उसने एक चुटकुला नजालिया की आंखों के आगे बजाई थी। वो बेचारी शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ती नजरें झुका गई थी। अरकम के कप पकड़ते ही वो वापस मुड़ने लगी थी जब एक बार फिर अरकम ने उसको रोका था। मेरे कंधे में दर्द हो रही है, उसे दबाओ। वो अपने दाएं कंधे की जानिब इशारा करता बोला। नजालिया ने काट खा जाने वाली नजरों से उसे घूर कर देखा था, मगर मुकाबले की नजरें महसूस करके वो फिर नजरें झुका गई थी। उसने नरमी से आगे बढ़ते उसके कंधे को दबाना शुरू किया था। तुम्हारे हाथों में जान नहीं? अरकम के सख्ती से बोलने पर वो लब भेजकर पीछे हट गई थी। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, वो तेजी से बोलती कमरे से भागने लगी थी जब अरकम ने उठते उसे बाजू से पकड़ते अपनी जानिब खींचा था। नौकर नहीं, बीवी हो मेरी। वो इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करता फनकारा था। मुझे पता है ये आधी रिश्ता है, इसलिए मुझ पर रौब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो भी गुस्से में तंग कर बोली। अरकम ने लब भेज के सुलगती आंखों से उसे देखा था। फिलहाल तुम मेरी बीवी हो, ये मत भूलो। वो उसके नाजुक सरापे को देखते दर्शिकती से बोला था। नजालिया ने नाक चढ़ाते उसे देखा था। उसे अरकम का यूं रोक झाड़ने वाला अंदाज एक आंख भी नहीं भाया।
इतना ही उसे बीवी का याद होता तो यूं उसे मुलाजमा के तौर पर कभी काम ना करने देता। कैसी बीवी, इतनी फिक्र होती तो आज मैं यहाँ बतूरे मुलाजमा काम करने ना आई होती। वो तड़क कर बोली थी। मुकाबले का हाथ जताना एक आंख न भाया था। इसकी बात पर अरकम ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। वो सच ही बोल रही थी। कैसा हाथ, कैसी बीवी, ये तो सिर्फ उसने सकीना बी की वजह से निकाह किया था। अरकम के हाथ छोड़ने पर वो खामोशी से दरवाजा खोलती वहां से चली गई थी। अरकम ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। और तो सब, तुम निमरा को शहर ले जाओ, अपनी पसंद से निकाह का जोड़ा ले आए और बाकी की शॉपिंग कर ले। मैं खुद चली जाती, मगर हवेली में बहुत से काम है। वो जो यूनिवर्सिटी से वापस आया था बड़ी बेगम की बात पर पुरसरार से मुस्कुरा उठा था। आप फिक्र मत करें, मैं कल निमरा को ले जाऊंगा, वो शराफत से जवाब देता बोला था। अम्मा जी, इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? अरकम के साथ चली जाऊंगी। निमरा जो अपने कमरे से निकली थी बड़ी बेगम की बात सुनती परेशान हो गई थी। अर्तसम अरकम का जिक्र करता लब भेज गया था। उसने खुलखा नजरों से निमरा को घूरा था जो उसे बिल्कुल इग्नोर कर गई थी। निमरा, अरकम पहले ही बहुत मसरूफ होता है, अर्तसम तुम्हें ले जाएगा। बड़ी बेगम ने सर हिलाते जवाब दिया था। मैं ले जाऊंगा, कल वैसे भी मैं फ्री हूँ। अर्तसम ने फौरन जवाब दिया था। निमरा इनके आगे बेबस हो गई थी। वो इसके साथ अकेले कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर अरे मजबूरी। वो लब भेज कर रह गई थी। अर्तसम की खामोशी उसे बुरी तरह खिल रही थी। उसे इसकी खामोशी से डर लग रहा था। वो बड़ी बेगम के कहने पर उसे शहर ले आया था। एक जगह गाड़ी रोकते वो बाहर निकला था। खौफ से निमरा के माथे पर पसीने चमकने लगा था। उसने बड़ी बेगम को मना करने की कोशिश भी की थी, मगर उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। दूर हटो, क्या कर रहे हो अर्तसम, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? निमरा ने परेशानी से उससे पूछा था। खौफ से उसका दिल कांप रहा था। वो उसे शहर उसके निकाह की चीजों की शॉपिंग करवाने लाया था। वो जानती थी इसके लिए निमरा का किसी और के साथ निकाह होना नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो इसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। वो यंग था, जबकि वो इससे उम्र में बड़ी थी। उसे लोगों की बातों से डर लगता था। वो उससे एक बिल्डिंग में ले आया था और अब उसे खींचता हुआ फ्लैट की तरफ ले जा रहा था। अर्तसम बिना उसकी बात सुने से थर्ड फ्लोर पर मौजूद अपने फ्लैट में लेकर गया था, जहां वो पेपर्स के दौरान रुकता था। अर्तसम, छोड़ो मुझे। उसकी सख्त गिरफ्त अपने बाजू पर महसूस करती वो बुरी तरह मचली थी। तकलीफ से सुनहरे नैन कटोरों में पानी से भरने लगा था। अर्तसम फ्लैट का लॉक खोलते उसे सीधा कमरे में ले गया था। झटके से उसे बेड की तरफ धक्का देते वो अलमारी की तरफ बढ़ गया था। निमरा बुरी तरह डरती बढ़कर बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब भागी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, ये डोर्स मेरी फिंगरप्रिंट से ओपन होगा। कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखकर वो सख्त आवाज में बोला था। निमरा ने मजबूती से अपने कंधे पर मौजूद शाल को अपने गर्द लपेटा था। ये जोड़ा पकड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वो एक स्किन कलर का नफीस से काम वाला फ्रॉक और रेड दुपट्टा बेड पर फेंकता भारी आवाज में बोला था। क्यों? निमरा ने खौफ से आंखें फिराकर पूछा था। क्योंकि कुछ देर बाद हमारा निकाह होने वाला है। वो निमरा की तरफ देखता स्पाट लहजे में बोला था। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो नफी में सर हिलाकर बोलती आखिर में गुस्से से बोली थी। अर्तसम इसके जवाब पर सुलग ही तो उठा था, तभी लंबे लंबे ढक भरता वो चंद लम्हों में निमरा के रूबरू पहुंच गया था, जो दरवाजे से चिपकी उसके गुस्से से घबरा गई थी। बेशक वो उम्र में छोटा था, लेकिन वो इससे ज्यादा ताकतवर था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता। इसके ख्याल के आती इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मुझसे निकाह नहीं करोगी? उसके गिद्ध बाजू अटकाते अर्तसम ने सुलगते लहजे में पूछा था। उसने धीरे से सब नफी में हिलाया था। दुपट्टा उसके सर से सरकता उतर गया था। बीवी तो तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी, तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूंगा। उसके रेशमी जुल्फों को मुट्ठी में दबोचकर वो उसकी दर्द भरी सिसकी इग्नोर करके फिंकारते हुए बोला था। निमरा ने भीगी पलकों से उसकी जानिब देखा था। मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। हर लफ्ज चबा चबा कर बोलते वो अर्तसम को मजीद तैश दिला गई थी।
اس کی ہر دھرمی اور ضد ارتسم کو پاگل کر رہی تھی۔ ارتسم نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے اس کی شال کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نمرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ارتسم، کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی شال کو سرکتے محسوس کر کے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھامنا چاہا تھا جب ارتسم نے جھٹکے سے وہ زمین پر پھینکی۔ اس کے بالوں کو دبوچ کر اس سے اپنے بے حد قریب کھینچتے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ اس کی گرم سانسوں اور نرم لہٹوں کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے دھکا دیتی وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی تک دو میں تھی۔ ارتسم نے اس کے صاف شفاف گردن پر نرمی سے ہونٹ رکھتے اچانک وہاں اپنے دانت گاڑے تھے۔ نمرا کے منہ سے بے سخت چیخ نکلی تھی، ارتسم پلیز! وہ اس کی شرٹ پکڑتی تکلیف سے سسکی تھی۔ سنہری نین کٹوروں سے چند آنسو نکلتے اس کے گال پر بہہ نکلے تھے۔ ارتسم نے بنا اس کی پکار سنے اپنے دانتوں کے نشان پر دوبارہ اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ بتاؤ، مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ وحشت زد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا بنا پرواہ کیے نکاح کی تیاری کرنا اسے پاگل کر چکا تھا۔ وہ اپنی ضبط کی انتہا پر تھا۔ نمرا کی سیاہ زلفیں اس کے ہاتھوں میں تھی۔ میں نکاح کروں گی، پلیز دور ہٹو، وہ ہراساں سی مدھم دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس کا لفظ اسے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہی ہوا۔ اور یہ جوڑا پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ہے، اچھے سے سج سنور جاؤ، مجھے کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑتا جیت کے نشے میں چور ہو کر بولتا نمرا کی حالت سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ نمرا سر ہلاتی جوڑا لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ ارتسم کمرے سے نکلتا اپنے دوستوں کو کال کر چکا تھا جو چند گواہوں اور مولوی صاحب کے ساتھ 15 منٹ میں فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ نمرا فراق پہنتی بمشکل اس کے پیچھے موجود ڈوریوں کو بند کر پائی تھی۔ فراق کا ڈیپ گلا سے شدید جھنجھلا رہا تھا۔ وہ ارتسم سے شدید ہراساں تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے بس ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ بس جلد سے جلد یہاں سے واپس حویلی جانا چاہتی تھی۔ ارتسم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ساخت رہ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے نمرا کے چہرے پر چہرے پر اچھے سے دوپٹہ اڑا دیا تھا۔ تمہارے حسن کو خراج میں نکاح ہونے کے بعد پیش کروں گا۔ اس کی بے باکی سے کی گئی بات نے نمرا کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے ارادوں سے انجان تھی۔ ارتسم اسے بازو سے پکڑتا باہر لایا تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ارتسم کے دوستوں نے اسے مبارکباد دینا شروع کی تھی۔ تم کمرے میں جاؤ نمرا۔ ارتسم کے بولنے پر وہ تیزی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا خود کو کچھ کر لے۔ آنکھوں میں بار بار نمی آنے لگی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑتا مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ نکاح مبارک بیگم! وہ مسرور سا اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود کو گہری نظروں سے دیکھتا مسکرا کر بولا تھا۔ نمرا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت حویلی چھوڑ کر آؤ، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ارتسم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہم ابھی کہیں نہیں جا رہے، میں تائی ماں جان کو کال کر کے بتا چکا ہوں، گاڑی اور موسم دونوں خراب ہیں، ہم صبح لوٹیں گے۔ وہ اس کے قریب بڑھتا بولا تھا۔ باہر تیز گرجتے بادلوں کی آواز سن کر نمرا کو اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ انہیں یہ بھی بتا دینا تھا تمہاری نیت بھی خراب ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ارتسم نے اس کے قریب پہنچتے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، زبان سنبھال کر بات کرنا، میری عزت کرنا تم پر فرض ہے، وہ اس کے چہرے پر جھکا سنجیدگی سے بولا تھا۔ نمرا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھتے ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ ارتسم کی نظر بھٹک کر اس کے نازک گلابی ہونٹوں پر گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مقابلے کی سنہری آنکھیں دیکھتے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیتے شدت سے جسارت کی تھی۔ تبھی نمرا اس کے لمس سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے ناخن مقابلے کی گردن میں گاڑ دیے تھے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنا اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے اپنی ساری وحشتیں اور جنونیت اس میں اتار رہا تھا۔ نمرا کو اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہوئی تھی اور اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ارتسم نے اس کی حالت پر رحم کھاتے اس کی
सांसों को आजादी बख्शी थी। निम्रा ने गहरे गहरे सांस भरते अपने कांपते हाथों से होठों को छुआ था। अपनी उंगलियों पर खून देख अगर उसने मुकाबले खड़े सितमगर को देखा था, जो मुखसिस मखमूर आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जलती जज्बातों के दियों को देखते वो घबराती हुई बिगड़े तनासुब से पीछे हटी थी। अब्तसम, वो सरगोशी में बोली थी। अब्तसम उसको गहरी नजरों से देखता उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा था। उसके जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, वो इसकी बीवी है, अब उस पर उसका पूरा हक है। अब्तसम, प्लीज जाओ यहाँ से, वो कांपती आवाज में बोली थी। वो पीछे को होती दीवार से जा लगी थी। अब्तसम ने उसके करीब पहुंचते दीवार पर उसके इर्द गिर्द हाथ अटकाए थे। अब्तसम, मुझे वापस जाना है, वो नीम आंखों से उसे देखती बोली थी। वो तो पहले ही इसकी आंखों का दीवाना था। उसकी नजरें मिलाने पर वो इसकी थोड़ी जगरता उसकी आंखों पर झुककर अपनी तशना लब रख गया था। उसके ठंडे लम्स पर निम्रा ने तड़पते उसकी शर्ट को हाथों में दबोचा था। वो बारी बारी उसकी दोनों आंखों को शिद्दत से चूम चुका था। तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी रातें मैंने जाग कर गुजारी है। अब तुम मेरे पास हो, मेरे सामने हो, तो यकीन नहीं आ रहा। वो मदहोश सा बोलता उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने साथ लगा गया था। निम्रा ने बेसाख्त अपने हाथ उसके कंधों पर अटकाए थे। उसकी फुलादी उंगलियों का सराहता लम्स अपनी कमर पर महसूस करके वो बुरी तरह उछली थी। अब्तसम, तुमने मुझसे निकाह कर लिया है, ये ही बहुत है, प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो। उसकी बात ने अब्तसम को तैश दिलाया था। उसकी कमर पर लटकती मोतियों की डोर को पकड़ते अब्तसम ने जोर से खींचा था, जिससे वो टूटकर हर जगह बिखरती गई थी। उसका फिराक पीछे से खुल गया था। उसने तड़प कर अब्तसम को देखा था। तुम्हें अब मुझसे छुटकारा नहीं मिल सकता। अब हर वक्त साई की तरह तुम मुझे अपने साथ पाओगी। ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। तुम अब्तसम शाह की बीवी, उसका जुनून और उसकी दीवानगी हो। वो उसके बालों को दबोचता उसका चेहरा अपने बराबर लाता शिद्दत से बोला था। निम्रा ने हिरासा होकर उसे देखा। उसे अब्तसम की दीवानगी और मोहब्बत से डर लग रहा था। झटके से निम्रा का रुख मोड़ते उसने निम्रा की कमर से बाल हटाते उसके बर्मा कंधे पर झुककर अपने लब रखे थे। वो तड़प कर उसके लम्स पर आंखें मीच गई थी। मैं अभी सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, अपना हक अभी नहीं लूंगा। वो इसके दाएं गाल पर लब रखता शिद्दत से बोला था। निम्रा का चेहरा थाम कर वो उसका रुख अपनी तरफ करता उसके होठों पर शिद्दत से जिसारत करता भारी आवाज में बोला था। निम्रा, इसकी बात पर निम्रा को सुकून मिला था। उसने एक कामती सांस खारिज की थी। उसकी जिसारतों से निम्रा के गाल सुर्ख हो चुके थे, जबकि छोटी सी नाक भी लाल हो चुकी थी, जिसमें चमकती लौंग देखकर अब्तसम का दिल बुरी तरह मचला था। उसने बेसाख झुककर मुकाबले की नाक को चूम लिया था। जाओ, जाकर चेंज कर लो, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वो उसे आजाद करता अलमारी में से उसके लिए ब्लैक नाइट सूट निकालता बोला था। निम्रा ने वजाहत के लिए लब खोले थे जब अब्तसम के अब्रू चुकाने पर वो खामोशी से चेंज करने चली गई थी। खाना खाने के बाद वो अब्तसम के साथ अकेले कमरे में जाने से डर रही थी। उसे यही खासा था उसकी नीयत ना बदल जाए, कहीं वो उससे हक ना वसूल कर ले। वो जो अपनी सोचों में गुम खड़ी थी, अब्तसम के अचानक बाहों में भरने से बुरी तरह डरी थी। मुझे पता है तुम्हारा कोई इरादा नहीं है कमरे में आने का, बस इसी तरीके से तुम्हें कमरे में आ सकती हो। वो उसके ब्लैक गालों को चुमकर बोला था। मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ। वो परेशान सी बोली थी। अब्तसम ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। उसकी बात ने दिमाग घुमा दिया था। ऐसा सोचना भी मत, वरना अभी जो राय दे रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। अपना हक सूद समेत तुमसे वसूलूंगा। उसकी धमकी ने निम्रा को डरा दिया था। वो खामोशी से बैठ के कोने पर होकर लेट गई थी। अब्तसम ने उसे खींचकर अपने करीब किया था। उसको बाजू से खींचते अब्तसम ने उसको मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया था। निम्रा उसकी हरकत पर खामोश ही रही थी। वो इसके जज्बातों को हवा नहीं देना चाहती थी। कुछ ही देर में वो सारे दिन की थकी अब्तसम की बाहों में सिमट कर सो चुकी थी। अब्तसम ने उसके चेहरे पर नजर डालते मोहब्बत से उसका माथा चूमकर आंखें मूंद ली थी।
वापस आकर नमाज पढ़ते वो सकीना बेगम के साथ लेट गई थी। सकीना बेगम प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। उसे पता ही ना चला वो कब नींद की वादियों में खो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो फजर हो रही थी। वो नींद से भरी आंखें मसल्दी उठकर नमाज पढ़ने चली गई थी। नमाज पढ़कर आई तो सकीना बेगम को सोए देखकर हैरत हुई। वो तो फजर की अजानों के साथ ही उठ जाया करती थी। अम्मी उठे, नमाज पढ़ लें। उसने नरमी से इन्हें हिलाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कनें बेसाख्त तेज हुई। सकीना बेगम का ठंडा वजूद, साकन सांसें और नीले लब देखकर उसमें साफ खुश्क हुई। अम्मी अम्मी उठे ना अम्मी, वो ऊंची आवाज में चिल्लाती इन्हें उठाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी, जो न जाने कब से खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसके रोने और शोर की आवाज सुनकर उसके हमसाय फिक्रमंद से घर चले आए थे। सकीना बेगम की मौत का सुनकर उन्होंने तनहा नजारिया का ख्याल करते जनाजे के इंतजाम करना शुरू किए थे। वो रोते हुए इनका हाथ पकड़कर बार बार चूम रही थी। अम्मी ऐसा तो ना करें, उठ जाए ना। वो रोती चीखती चिल्लाती रही मगर कुछ ना हासिल हुआ। मोहल्ले की औरतों ने उसे बामुश्किल संभालते सकीना बेगम को गुस्ल दिलवाया था। वो जिंदगी एक पल में बदल गई थी। मोहल्ले वालों ने सारे इंतजाम करते दोपहर को ही जनाजा पढ़वा दिया था। वो रोती बिलखती रह गई थी। कोई सहारा देने वाला ना था, ना ही कोई तसल्ली देने वाला। आखिरी बार सकीना बेगम का चेहरा देखते वो फूट फूट कर रोती। कई बार उसका चेहरा चूम गई थी। मोहल्ले की औरतों ने उसके बमुश्किल मीयत से खींच पीछे किया था। जनाजे के वक्त वो बेहाल सी हो गई थी। सब लोग अफसोस से उसे देख रहे थे, जिसका अपनी माँ के अलावा दुनिया में कोई ना था। उसे नहीं पता था इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बस याद था तो ये कि उसकी दुनिया लुट गई है। उसकी कुल कायनात, उसकी माँ चंद घंटों में उससे जुदा हो चुकी है। शाम के साए ढले तो ऐसा ऐसा सब लोग अपने घर जाने लगे। वो जो सुबह की भूखी प्यासी थी, साथ वाली हमसाई इनके जबरदस्ती थोड़ा खाना खिलाने से होश में आई थी, वरना निढाल वजूद कब से जमीन बोस हो चुका था। उसे लगा था सकीना बेगम की मौत की खबर सुनकर शायद कोई हवेली से आएगा, मगर वो राह तकती रह गई, कोई ना आया था। सूजी आंखें और फटे सर दर्द से वो सकीना बेगम की जगह पर लेटी इनकी चादर को अपने सीने से लगाकर सो गई थी। रात की वीरानी और घर की खामोशी उसे वहशत कर रही थी। वो जोर से आंखें मींचे सकीना बेगम की खुशबू खुद में उतारती चंद घड़ियों के लिए सो गई थी। सुबह आँख खुली तो अपनी बाहों में सिमट कर लेटी निमरा को देखकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे थे। एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके साथ उसने झुककर मुकाबले के नीम व गुलाबी मखमली होठों पर शिद्दत से जिसारत की थी। अपने होठों पर एक अनजाना एहसास महसूस करते उसने आंखें खोली थी। अरतसम को अपने ऊपर झुका देखकर उसके छक्के छूट गए थे। निमरा ने उसके सीने पर हाथ रखे उससे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। एहतसाम, कंट्रोल योरसेल्फ। वो एहतसाम के होठों की ससराहट अपने गाल पर महसूस करती चुपते लहजे में बोली, कल रात की सारी यादें आई तो ढेरों खून जला। एहतसाम ने उसके लहजे में गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ उससे घूरा था। निमरा की बोलती फौरन बंद हुई थी। निमरा, एहतसाम शाह, दोबारा मुझे मेरे हक से महरूम मत करना। वो इसकी थोड़ी को जगड़ता पिंगारा था। निमरा ने फौरन अपने बीके लब काटे थे। एहतसाम का ये पागलपन उसे डरा रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी। वो इसके चेहरे के हसीन नकूश पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ता सुर्ख कर गया था। नरम व मुलायम रोई जैसे गाल सुर्ख पड़ने लगे थे। मेरी तरफ देखो। एहतसाम ने उसकी थोड़ी जगड़ते संजीदगी से कहा। निमरा ने बेसख्त अपनी सुनहरी झील सी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा था, जहां मोहब्बतों का एक जहान आबाद था। मुझे हवेली वापस जाना है एहतसाम। वो उठकर बैठती उससे खिसक कर थोड़ा दूर हुई थी। उसे एहतसाम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो कभी उसकी जबरदस्ती और कल की बदतमीजी को भूल नहीं सकती थी। कितनी बार कहा है मुझसे दूर होने के बारे में मत सोचा करो। वो इसकी पलकों में देखते सुलग कर बोला था। निमरा ने लब बेचकर अपने चेहरे का रुख फेर लिया था। मैं घर में सबको बता दूंगी तुमने जो मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है।
वो बेड से उतरते हुए अपने बिखरे बालों को समेटती बोली थी। अब्तसम ने तंजिया नजरों से उसे देखा था। अच्छा बचाओ, बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। वो बेड पर लेटा उसके सरापे को गहरी नजरों से देखता लापरवाही से बोला था। उसकी मासूम धमकी से वो मुस्कुरा उठा था। लेकिन क्या कहोगी? मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया जबकि तुम खुद राजी हुई थी। वो लफ्जों को घुमाता निम्रा का दिमाग भी घुमा गया था। उसने जब बेयकीनी से अब्तसम को देखा था। तुम बहुत बुरे हो, वो गुस्से से बोलती उसकी नजरों से पजल होती तेजी से वॉशरूम में चली गई थी। अपने पीछे से अब्तसम का कहका सुनकर उसका खून जल उठा था। वो उसे इस वक्त अब्तसम जहर लग रहा था। अपने घर वालों का रिएक्शन और लोगों की बातों का सोचकर उसका रूह रूह कांप उठा था। वो एक बार फिर लोगों की बातों को नहीं सुन सकती थी। निम्रा आपी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। नाश्ते की मेज पर बैठते अरकम ने परेशानी से पूछा था। वो शहर वाले अपार्टमेंट में है। कल शॉपिंग पर गई थी अब्तसम के साथ, मगर गाड़ी खराब होने की वजह से इन्हें वहां ही रुकना पड़ा था। बस आते ही होंगे। मुझे कुछ देर पहले ही अब्तसम का फोन आया है। दावर शाह ने अखबार पढ़ते हुए उसे जवाब दिया। अरकम अब्तसम का जिक्र सुनते ही लब भेज गया था। आप मुझे बता देते, मैं कल वापसी पर इन्हें पिक कर लेता। वो बरहमी से बोला था। तुम खुद का आजकल मसरूफ हो, इसीलिए हमने तुम्हें नहीं बताया था। बड़ी बेगम के नरमी से बोलने पर वो खामोश हो गया था। वो नाश्ता करता कुछ ही देर बाद शहर के लिए रवाना हो गया था। उसके जाने के कुछ मिनटों बाद ही निम्रा और अब्तसम हवेली वापस आ चुके थे। मेरी बेटी ने जोड़ा लिया है निकाह का? बड़ी बेगम ने उसको गले लगाते पूछा था। उसके निकाह के जिक्र पर अब्तसम का मूड बिगड़ा था। नहीं, उसे कोई पसंद ही नहीं आया। अब्तसम ने मेज से सेब उठाते सोफे पर फैल कर बैठते निम्रा की जगह जवाब दिया था, जो परेशानी से कंफ्यूज होती लब काट रही थी। इस तरह तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा। अब अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और एक साथ ही सारी शॉपिंग कर लेंगे। बड़ी बेगम कुछ खास खुश नजर नहीं आई थी, तभी संजीदगी से बोली थी। निम्रा सर हिलाती फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई थी, जबकि अब्तसम भी अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने चला गया था। शाम का वक्त था जब निम्रा बड़ी बेगम के साथ लॉन्च में बैठी बातें कर रही थी। अम्मा जान, आज नजारिया सफाई करने नहीं आई? निम्रा ने चाय का घोट भरते पूछा था। पता नहीं, बहुत सुस्त है वो लड़की, कोई काम ढंग से नहीं करती। अरकम जो ड्यूटी से वापस आया था, इनकी बातें सुनकर ठटक कर रुका था। वो जानना चाहता था कि आज नजारिया क्यों नहीं आई, मगर अपनी आखिरी मुलाकात की बातें याद करता वो रुक गया था। शहजादे, निम्रा के बुलाने पर उसका ध्यान निम्रा की तरफ गया था। कैसी है आपी? उसने निम्रा के करीब हो जाते पूछा था। निम्रा ने बमुश्किल मुस्कुराते अपना सर हिलाया था। वो सबको अब्तसम की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ था। सब क्या सोचेंगे, इस बारे में वो बेहद डर रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, चाय पियोगे? निम्रा ने अपनी चाय का कप मेज पर रखते पूछा था। नहीं आपी, मैंने एक जरूरी काम से वापस जाना है, बस कुछ चीजें लेने आया था। बस पानी का एक गिलास पिला दे। वो बालों में हाथ फेरता बोला था। निम्रा सर हिलाती फौरन किचन में उसके लिए पानी लेने गई थी। अम्मा जी, सब तैयारियां ठीक जा रही हैं? अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। वो जानता था निम्रा की शादी की तैयारियों में वो सही से हाथ नहीं बटा पा रहा, तभी इसने नरमी से बड़ी बेगम के पास बैठते कहा था। नहीं बेटा, कोई काम नहीं, बस सब कुछ ठीक हो रहा है। वो इसके बालों में हाथ फेरती नरमी से बोली थी। अब्तसम जो अभी यूनी से लौटा था, अरकम को देखते इसने मुंह बिगाड़ा था। वो सलाम करता खामोशी से सोफे पर बैठ गया था। बड़ी बेगम ने उसकी तरफ देखते मुस्कुराकर जवाब दिया था, जबकि अरकम ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। ये लो शहजादे। निम्रा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया था, जबकि अब्तसम का गला खंगालने पर उसका ध्यान अब्तसम की तरफ गया था, जो आंखों में गुस्सा लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मुझे भी पानी पिला दे, वो लब भेज के चबा कर बोला था। निम्रा को उससे शदीद खौफ महसूस हुआ था। बड़ी बेगम की नजर खुद पर महसूस करती वो तेजी से किचन में चली गई थी। अरकम पानी का गिलास खत्म करता खामोशी से उठता अपने कमरे में चला गया था। उसने अब्तसम के मामले में खुद को बोलने से रोक रखा था।
ताई अम्मा जान, मैं रूम में जा रहा हूँ, वहाँ ही पानी भिजवा दीजिएगा। वो चेहरे पर थकन जब तासर लाए बोला था। बड़ी बेगम ने सर हिलाया था। वो तेजी से उठता कमरे में चला गया था। अतसम को कमरे में पानी दे आओ, बच्चा थक गया है। वो जो लॉन्च खाली देखकर सुकून की सांस लेने लगी थी। बड़ी बेगम की बात सुनते उसकी सांस बुरी तरह अटकी थी। वो कांपती टांगों से अतसम के रूम में गई थी। दरवाजा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। खाली कमरा देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। वो गिलास तेजी से टेबल पर रखती मुड़ने लगी थी जब ड्रेसिंग रूम से शर्टलेस अतसम को निकलते देखकर वो घबरा गई थी। उसके बर्मा सीने को देखते वो सुर्ख पड़ती तेजी से दरवाजे की तरफ भागी थी जब अतसम ने एक झटके में उसके पास पहुंचकर उसकी कलाई को दबोचकर अपनी तरफ खींचा था। अतसम, प्लीज जाने दो। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचली थी। बाहर बड़ी बेगम के बारे में सोचकर डर से वो कांप रही थी। मुझसे इतना डरती क्यों हो? उसने निम्रा के सर से दुपट्टा उतारते उसकी खुशबू अपने सांसों में उतारते पूछा था। निम्रा ने उसकी हरकत पर अपनी सांस रोक ली थी। क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, मुझे नफरत है तुमसे, वो चीख कर बोली थी। अतसम की गिरफ्त पल में इस पर सख्त हुई थी। मुझे जो मर्जी बोलो, मगर मुझसे नफरत करने का ख्याल भी अपने जहन में मत लाना। वो उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेता उसका चेहरा उठाता अपने चेहरे के बराबर लाता फंकारा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सुनो, तुमने नफरत करती हूँ। वो उसकी आंखों में देखती चबा चबा कर बोली थी। अतसम उसकी बात पर एकदम हंस पड़ा था। मेरी जान, मेरा मुस्कुराता हुआ शिद्दत से उसके कांपते होठों पर जसारत करता बोला था। तुम्हारी आंखें बता रही तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो इसके सुर्ख चेहरे को अपनी नजरों के हारस में लेता उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता तंसरिया लहजे में बोला था। निम्रा इसकी बात सुनती सख्त रह गई थी। तो अब जाओ, वरना ताई जान को शक हो जाएगा। न जाने इनकी बेटी पानी देने के बहाने क्या कर रही है। वो इसके सर पर दुपट्टा देता सख्त लहजे में बोला था। निम्रा ने कारदार नजरों से उसे देखा। वो इसके हाथ बुरी तरह झटकती तेजी से वहां से चली गई थी। वो लोग काफी दिनों से चौधरी शफीक और चौधरी कमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें इनके खास आदमी ने खबर दी थी कि चौधरी कमरान के डेरे पर जहरीली शराब और गैर कानूनी असला बड़ी तादाद में मौजूद है। नजालिया एक हफ्ते से हवेली नहीं आई थी और वो इसकी वजह से भी कुछ परेशान था। हवेली में भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकता था और पिछले हफ्ते से वो इस काम में उलझा था। चौधरी कमरान के डेरे पर रेड मारने के बाद इसका इरादा नजानिया से मिलने जाने का था। सर, लगता है अंदर महफिल चल रही है। वो लोग डेरे से कुछ फासले पर खेतों के पास थे जब साकिब ने डेरे से आती आवाजों और गाने सुनते कहा था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, अंदर जो होगा सबको गिरफ्तार कर लेना। अरकम सिरगिट सुलगाता बोला था, सब लोगों को कहो अपनी पोजीशन ले लें, कोई भी शख्स भागना नहीं चाहिए, सबको आज रात हवालात की सैर करवानी है। वो सिरगिट खत्म करके गाड़ी से भागता बाहर फेंकता बोला था, ओके सर, सब लोग अपनी पोजीशन पर हैं। साकिब के बताने पर अरकम ने अपने साथियों के साथ डेरे पर रेड मारी थी। वहाँ कमरान के काफी दोस्त थे, उनके साथ ही वहाँ कुछ रक्षा भी मौजूद थी। वहाँ सब मौजूद थे, बस कमरान नहीं था। ओए, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई चौधरी कमरान के डेरे पर आने की? कमरान का दोस्त नशे की हालत में लहराता हुआ बोला। कमरान कहाँ है? अरकम ने उसके मुंह पर मुक्का जोड़ते पूछा था। रक्षा घबराती वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी जब कमरान के दोस्त भी भागने पर पड़तोल रहे थे, मगर पुलिस ने चारों तरफ से इन्हें घेरे में लिया हुआ था। वो अंदर कमरे में है अपनी माशूका के साथ, उस आदमी ने नशे में लखड़ाती आवाज में बताया। अरकम ने झटके से उसे जमीन पर फेंका था और खुद उसके बताए गए कमरे की तरफ बढ़ गया था कि राहदारी के आखिर में था, शायद तभी वो पुलिस आने की आवाज भी ना सुन पाया था। इससे पहले कि वो झटके से दरवाजा तोड़ता, दरवाजा एकदम खुला था और अंदर से रोती कांपती और हरासा सी नजालिया को निकलते देखकर वो साख व जामिद रह गया था। अरकम, मुझे बचा ले। वो
वो अपनी भीगी आंखें झपकती अरकम को बेयकीनी से देखती, अपने पीछे से कमरान की आवाज सुनती। तेजी से अरकम की कमर के पीछे छुपती उसकी शर्ट को सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। उसके बिखरे बाल और बुरी हालत देखकर अरकम का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। माथे की शरनें उभर आई थी। वो एक सेकंड में सब समझ गया था। रुक, कहाँ तक भागेगी मुझसे? कमरान जो अपने सर से निकलता खून देखकर बाहर निकला था, अरकम और पुलिस को देखकर उसका मुंह बंद हो गया था। अरकम ने नजालिया के हाथ से अपनी शर्ट छुड़वाते झटके से आगे बढ़ते कमरान को मुक्के मारना शुरू किया था। उस वक्त उसके सर पर खून सवार था। अपनी बीवी को इस हालत में कमरान के साथ देखकर उसका दिल कर रहा था कमरान को आग लगा दे। और नजालिया कांपती हुई दीवार से लगी अरकम को देख रही थी, जो वहशाना अंदाज में कमरान को मार रहा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को छूने की, उसे इस घटिया जगह लाने की? अरकम ने उसे मार मार कर अधमोया कर दिया था। साकिब और बाकी लोगों ने काम बिगड़ते देखकर बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर कमरान से दूर किया था, जो जमीन पर गिरा तकलीफ से तड़प रहा था। छोड़ो मुझे, उस कुत्ते को मेरे सामने से ले जाओ, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। वो साकिब से खुद को छुड़वाता बोला था। साकिब ने सर सिलाते कांस्टेबल को इशारा किया था। अरकम इनकी तरफ से रुख फेरता खौफ से कांपती नजालिया की जानिब मुड़ा था। वो खौफ से कांपती नजालिया को गले से लगाता, उसके बाल सहलाने लगा था। सबको अरेस्ट करके ये जगह खाली कर दो, वो साकिब को हुक्म देता। नजालिया को बाहों में भरता वहां से लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। तुम यहाँ कैसे पहुंची थी? उसे गाड़ी की बैक सीट पर बिठाते अरकम ने पानी की बोतल उठाकर उसके लबों से लगाई थी। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, वो इसके गुस्से से पूछने पर उसके सीने पर हाथ मारती शिकवा के लहजे में बोली थी। अरकम की नजरें बेसाख्त उसकी आंखों की तरफ गई थी, जिसमें सुख डोरे नुमाया थे, जबकि आंखों के नीचे मौजूद हल्के भी साफ दिखाई दे रहे थे। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। अरकम ने बेसाख्त हाथ बढ़ाकर उसके नीम गालों को साफ किया था। अम्मी के चले जाने की न जाने उसे कैसे खबर होगी। वो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया था। वो कांपती आवाज में बता रही थी। सकीना बेगम के जिक्र से आंखें फिर निम हो गई। सकीना भी कहाँ चली गई है? उसने माथे पर तिवड़ियां चढ़ाए नासमझी से पूछा था। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई है, मर गई है मेरी माँ, वो एकदम चीख कर बोली थी। आंखों से गर्म स्याल तेजी से बहने लगा था। अरकम की आंखों में हैरत डर आई थी। नजालिया से इतनी बेखबरी पर उसे खुद पर जी भरकर गुस्सा आया था। उसे रोते देखकर न जाने क्यों दिल बेचैन हो गया था। रकम ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया था। नजालिया इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचली थी। छोड़ो मुझे, बहुत बुरे हैं आप, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं। इससे बेहतर है आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो जो इतने दिनों से उसके आने का इंतजार कर रही थी, उसकी इतनी लापरवाही पर बदगुमान सी हो गई थी। उसका दिल कर रहा था वो सब छोड़कर कहीं दूर चली जाए। वो एक केस में बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे सकीना बी की मौत की खबर नहीं थी, वरना तुम्हें अकेला कभी ना छोड़ता। उसने नरमी से उसके बाल सहलाते उसे कहा था। मुझे नहीं जाना। वो बोलती हुई उसके सीने से लगी होश हवा से बेगाना हो चुकी थी। अरकम एक नजर उसके चेहरे पर डालता उसे बैक सीट पर लिटा चुका था। नजालिया के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर उसने सख्ती से अपने लब भेज लिए थे। इसके चेहरे से बाल हटाते उसने बेसाख्त उसके माथे पर अपना नरम गरम लब छोड़ा था। उसका दिल कर रहा था वो वापस जाके कमरान की जान ले ले, जिसने इसकी बीवी की तरफ आंख नजर उठाकर देखने की जुर्रत की थी, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया था। इस सोच के आते ही उसकी स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। वो सब लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। अब्तसम और दावर शाह बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब भी बड़ी बेगम निमरा से बातें करने में लगी हुई थी। बाबा, मेरे ख्याल में अब हमें अरकम की शादी के बारे में सोचना चाहिए। बड़ी बेगम ने अचानक दावर शाह को मुखातिब किया था। निमरा के जाने के बाद मैं सारा काम कैसे संभालूंगी, इसलिए अच्छा है साथ ही अरकम के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए। निमरा के जाने के बारे में सुनकर अब्तसम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। इन्हें क्या खबर, अब निमरा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या अरकम मानेगा? उन्होंने चाय की चुस्की लेते अपनी जिद्दी पोते के बारे में
सोचा निम्रा की बात वो बहुत मानता है, निम्रा उसे मना लेगी। उन्होंने सारा मामला निम्रा पर डाल दिया था। माँ जी, मैं उसे कैसे मनाऊंगी, वो शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। निम्रा ने अपने खुश्क लब तर्क करते जवाब दिया था। बड़ी बेगम के माथे पर बल डाले थे। अरकम की तबीयत का इन्हें भी अंदाजा था। वो किसी की बात मुश्किल से ही मानता था। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, जरा सामने भी देख लें। आतसम तस्कराना अंदाज में बोला था, जहाँ से अरकम नजालिये को बाहों में उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। वो सब लोग उसे देखते हैरत से खड़े हो गए थे। ये तो मुलाजमा सकीना की बेटी है, उसे कहाँ से लेकर आ रहे हो अरकम? बड़ी बेगम ने आगे बढ़ते नजालिये की शक्ल पर नजर डालते चुपते लहजे में पूछा था। मैं आपको बाद में सारी बात बताऊंगा, आप ही डॉक्टर को कॉल कर दें। वो बिना किसी की तरफ देखे तेजी से उसे लेता ऊपर चला गया था। दाऊद शाह और बड़ी बेगम हैरान रह गई थी, जबकि निम्रा तेजी से डॉक्टर को काल मिलाने लगी थी। आपका शरीफ पोता लगता है मुलाजमा की बेटी से इश्क कर बैठा है। अतसम की बात ने जैसे जल्दी का काम किया था। तुम चुप रहो अतसम, बड़ी बेगम ने तेज लहजे में कहा था। वो मुस्कुराहट दबाता हाथ खड़े करता पीछे हट गया था। माँ जी, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, निम्रा ने कॉल करके वापस आते बड़ी बेगम से कहा था। बड़ी बेगम ने हिंकार भरा था। दावर शाह खामोशी थे। वो अरकम की सारी बात बताने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर के आते ही निम्रा उसे लेकर ऊपर चली गई थी। अरकम ने डॉक्टर को इसका चेकअप करने का कहा था। चेकअप के बाद पता चला इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, जबकि स्ट्रेस की वजह से इसकी बॉडी जवाब दे गई थी। वो डॉक्टर की बात सुनकर शदीद शर्मिंदा हुआ था। वो उसकी जिम्मेदारी थी। वो मजे से 2 दिन से खा पी रहा था, जबकि उसकी बीवी भूखी प्यासी अकेली घर में तड़प रही थी। डॉक्टर ने उसे खाने पिलाने और उसका खास ख्याल रखने का कहा था। अम्मा जी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही है। डॉक्टर के जाने के बाद निम्रा ने नरमी से उससे कहा था। वो सर हिलाता एक नजर अंदर बेड पर लेटी नजालिया पर डालकर नीचे आ गया था। अपने बिखरे बालों में हाथ फेरता वो नीचे आता उनके सामने सोफे पर बैठ गया था। अरकम, हमें जानना है इस लड़की को तुम यहाँ क्यों लाए हो और उसे अपने कमरे में ले जाने का क्या तुक बनता है? दावत शाह ने रोबदार लहजे में पूछा था। वो मेरी बीवी है तो मेरे कमरे में ही रहेगी, उसने संजीदगी से दावत शाह की तरफ देखते जवाब दिया था। वहाँ क्या चांद चढ़ाया है बड़े भैया, सीधा मुलाजमा की बेटी को बीवी बना लिया है। अल्तसम का तस्करा लहजा उसे शदीद तैश दिला गया था। अपनी सब जबान संभाल कर बात करो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अरकम गिरजदार आवाज में धाड़ा था। उसकी बात ने आग भगोला कर दिया था। निम्रा खामोशी से सब सुन रही थी। उसे अरकम से कोई शिकवा नहीं था। वो जानती थी जरूर कोई न कोई वजह होगी। सही तो कह रहा है अतसम, क्या जरूरत थी मुलाजमा की बेटी को बीवी बनाने की? क्या बाकी लड़कियां मर गई थी? अब क्या इज्जत रहेगी हमारी सबके सामने? तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया है। बड़ी बेगम गुस्से से तेज लहजे में बोली थी। वो इनकी बात सुनता एकदम खड़ा हो गया था। माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो मुलाजमा की बेटी थी, लेकिन वो अब अरकम ताबिश शाह की बीवी है। इसकी इज्जत करना सब पर फर्ज है। वो इनकी बेतुकी बातों पर गुस्से से सुर्ख होता उठ खड़ा हुआ था। क्या जादू किया है उस कमजात ने जो अब हमारी बात भी नहीं सुन रहे? बड़ी बेगम भी गुस्से से खड़ी होती चीखी थी। अतसम मजे से इस ड्रामे से लुफ्त अंदोज हो रहा था, जबकि निम्रा अफसोस से इसकी मुस्कुराहट देख रही थी, जो अपने भाई की हालत देखकर महफूज हो रहा था। जुलेखा वो जो भी थी, लेकिन अब इस घर की बहू है। हम अरकम के फैसले खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपने लफ्ज पर गौर करें। दाऊद शाह संजीदगी से बोले थे। अरकम ने इनकी बात पर सुकून का सांस भरा था, वरना बड़ी बेगम की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। बाबा, आप उसे कैसे कबूल कर सकते हैं? बड़ी बेगम ने बेयकीनी से पूछा था। अम्मा जी, उसे कोई कबूल करे या ना करे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे वो पसंद थी, सो मैंने उसे हलाल तरीके से अपनी बीवी बना लिया। मैं अब मजीद इस बात पर आपसे बहस नहीं कर सकता। निम्रा, अपनी किसी मुलाजमा से मेरे कमरे में खाना भिजवा दें। शब बखैर। वो पहले ही बड़ी बेगम फिर निम्रा से बोलकर सब से मुखातिब होता पलट गया था। तुमने उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि ये हमें ही आंखें दिखाए। बड़ी बेगम ने उसे ऊपर जाते देखकर सुलग कर कहा था। जुलेखा, वो अपनी शादी का फैसला खुद कर सकता है और आपने इसकी परवरिश करके कोई एहसान नहीं किया।
सोच समझ कर बोला करें, सब लोग अपने कमरे में जाएं। दावर शाह इनकी बात पर बरहम होते रोबदार लहजे में बोले थे। अतसम खामोशी से अपने कमरे में चला गया था, जबकि निम्रा भी मुलाजमा को बताती अपने कमरे में चली गई थी। बड़ी बेगम अपना गुस्सा काबू करती एक शिकवा की नजर दावर शाह पर डालती अपने रूम में चली गई थी। अपने बालों में चलती नरम उंगलियों का लम्स महसूस करके उसने अपनी सूजी हुई आंखें नरमी से खोली थी। अपने ऊपर झुके अरकम शाह को देखते वो पल में घबरा गई थी। नजालिया उठ जाओ और कुछ खा लो। उसने नरमी से माथे से नजालिया के बाल हटाए थे। मुझे कुछ नहीं खाना। नजालिया ने उसका हाथ झटका। अरकम अपने लब भेज गया था, चुपचाप उठकर खा लो। उसने जबरदस्ती नजालिया को उठाकर बिठाते उसकी गोद में ट्रे रखी थी जिसमें चावल, रोटी और मटन का सालन था। मुझे नहीं खाना, तो बस नहीं खाना, वो ट्रे को खिसकाती गुस्से से बोली थी। अरकम उसे जितना नरमी से ट्रीट कर रहा था वो इतना ही उसके सर पर चढ़ रही थी। अरकम ने झुठलाकर उसके चेहरे को मजबूती से पकड़ते चावलों का चम्मच पकड़ते उसके मुंह के अंदर डाला था। अगर तुमने एक भी दाना जाया किया तो कसम से तुम्हें वापस उसी जगह छोड़ूंगा जहाँ से लेकर आया हूँ, वो सुलग कर बोलता। नजालिया ने बामुश्किल निवाला निगला था। आप बहुत बुरे हैं, दूर हटे, मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद खा सकती हूँ। वो उसके सीने पर मुक्के मारती गुस्से से सुर्ख पड़ती बोली थी। अरकम ने बेसाख्त उसकी दोनों कलाइयों को थामा था। तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ और तमीज से बात करो, शौहर हूँ तुम्हारा। वो आग बगोला होता सख्त लहजे में नजालिया के चेहरे पर झुका धारा था। बहुत जल्दी याद आ गया बीवी का। वो उसकी आंखों में देखती तंजिया बोली थी। उसकी इतने दिनों की बेखबरी ने उसे बिल्कुल ही मायूस कर दिया था। आप जैसे शौहर से अच्छा था मैं कंवारी ही रहती। और अरकम की गिरफ्त अपनी कलाई पर सख्त होती महसूस करके नीम आंखों से चीख कर बोली थी। अरकम उसकी कलाइयां छोड़ता उठकर कमरे में चक्कर लगाता अपना गुस्सा कम करने लगा था। वो अपने पेट में चूहे कूदते महसूस करती अरकम को इग्नोर किए खाना खाने लगी थी। इतने दिनों बाद खाना खाने से उसे शदीद सुकून मिल गया था। अरकम ने एक नज़र उस पर डालते बालकोनी में जाकर साकिब से कॉल पर सारी बात कर ली थी। साकिब ने उसे बताया था वो पहले चौधरी कमरान को हॉस्पिटल लेकर गया था, फिर वहां से जेल ले आया है। कॉल खत्म करके वो वापस कमरे में आ गया था। नजालिया के खाना खाने के बाद अरकम खाने की ट्रे मुलाजमा के हाथों नीचे भिजवा चुका था। वो लाइट ऑफ करता बेड पर दूसरी तरफ आकर लेट गया था। आप यहाँ क्यों लेट रहे हैं? उसकी बारीक आवाज अरकम को सुनाई दी थी। ये मेरा बेड है, मैं यहाँ ही लेटूंगा। अब कोई फजूल गोही मत करना, चुपचाप सो जाओ। अरकम ने उसे झटका था। वो मुंह बसोती खामोशी से लेट गई थी। अरकम भी गहरा सांस भरता लेट गया था। आज वो काफी थक गया था। जल्द ही दोनों अपनी सोचों में गुम सो गए थे। निम्रा फजर की नमाज अदा करती शावर लेकर नीचे जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। किसी मुलाजमा के आने का सोचते उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया था। अतसम को देखकर वह घबरा गई थी। वो जबरदस्ती उसे पीछे करता अंदर आ गया था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो अतसम? उसने घबरा कर पूछा था। वो दुपट्टे से बेनियाज गीले बाल लिए काले सूट में धमक रही थी। मेरा दिल तुम्हें देखने और महसूस करने को कर रहा था। वो झुककर उसकी सभी पेशानी पर लब रखता मुस्कुराते लहजे में बोला था। निब्रा ने उसका शौक लम्स महसूस करते बेसाक 2 कदम पीछे लिए थे। अतसम जाओ यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो घबराती हुई बोली थी। खौफ से हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। अतसम ने उसकी गर्दन को पीछे से थामते अपने बेहद करीब किया था कि वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। जिसने देखना है देख ले, तुम बीवी हो मेरी। वो बात करता उसके कपकपाते होठों को शिद्दत से छू गया था। निम्रा ने उसकी बेबाकी पर आंखें मीच ली थी। जल्दी से बाल सुखाकर नीचे और मुझे नाश्ता बनाकर दो। वो उसके गीले बालों की महक अपनी सांसों में उतारता मदहोश के लहजे में बोला था। मुझे अरकम के लिए नाश्ता बनाना है वरना वो ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। निम्रा लब काटती बड़बड़ाई थी। अतसम ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से निम्रा को घूरा था।
अब अपने शहजादी की फिक्र छोड़ दो, उसकी बीवी आ गई है, वो उसे संभाल लेगी। अब से मेरा नाश्ता हर रोज तुम ही बनाओगी। वो उसकी आंखों में देखकर जले हुए लहजे में बोला था। निम्रा को उसके अंदाज से खौफ महसूस हुआ था। वो लब भेज कर सब हिला गई थी। अतसम उसकी नाक पर लब रखता पीछे हट गया था। निम्रा ने उसके दूर हटते सुकून का सांस लिया था। अतसम के कमरे से जाती उसने अपना कांपता हाथ अपने जोर से धड़कते दिल पर रखा था। वो आने वाले वक्त से बेहद खौफजदा थी। जब सबको उसके निकाह के बारे में पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, बस यही सोच उसे अंदर ही अंदर मारने लगी थी। वो जानती थी लोग अतसम को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि उसने अपने से छोटी उम्र की लड़के को अपनी अदाओं में के जाल में फंसा कर निकाह किया है। अरकम फजर की अजानों के साथ ही उठ जाता था। आज भी मामूल के मुताबिक उठ चुका था। नजारिया को अपने पहलू में देखते उसने कंफर्ट उसके ऊपर सही से दिया था। वो बच्चों की तरह कंफर्ट को खींचकर अपने दोनों हाथों में पकड़े चेहरे के नीचे लिए लेटी थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। वो उसे उठाना चाहता था, मगर उसके जद चेहरे को देखता रुक गया था। खुद फ्रेश होता वो करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया था। नमाज पढ़कर वापसी पर उसका सामना दावर शाह से हुआ था। उन्होंने उसे बाहर लाउन में ही रोक लिया था। तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि अचानक ये कदम क्यों उठाया है? दावर शाह ने संजीदगी से पूछा था। वो मुझे पसंद थी, मैं जानता था माँ जी नहीं मानेगी, तभी छुप कर 1 हफ्ते पहले मैंने उससे निकाह कर लिया था। वो आसमान की तरफ देखता बोला था। वो कभी भी इन्हें सकीना बी की इल्तिजाओं के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो ये राज सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहता था। तो हमें तो एक बार बताते, तुमने छुप कर जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया। अब वो इस घर की बहू बन गई है। निकाह तो तुम अपनी मर्जी से कर चुके हो। अब तुम एक दिन रिसेप्शन रख लेंगे ताकि सबको तुम्हारी शादी का पता चल जाए। दावत शाह पुरजोश अंदाज में बोले थे। अभी कुछ देर रुक जाए, फिर रिसेप्शन रख लेंगे। वो इनको जवाब देता इनके सर हिलाने पर खामोशी से अंदर आ गया था। कमरे में आता वो साकिब की भेजी गई रिपोर्ट अपने मोबाइल में पढ़ने लगा था। अपनी ड्यूटी का टाइम होता देखकर वो फ्रेश होता अपना यूनिफॉर्म पहन चुका था। नजारिया उठ जाओ, उसने मुकम्मल तैयार होकर उसे जगाया था। क्या टाइम हुआ है? उसने उसके बुलाने पर आंखें मसलती उठ बैठी थी। 7 बजने वाले हैं। उसके जवाब पर नजारिया की आंखें पट से खुल गई थी। आपने मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया? वो चीख कर बोली थी। उसकी भी आंख नहीं खुली थी। शदीद रात की थकावट की वजह से वो अजानों की आवाज़ नहीं सुन पाई थी। मैंने खुद नहीं उठाया तुम्हें ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर लो। अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, नाश्ते का टाइम हो रहा है। अरकम ने उसे उठाया था। मेरे पास कोई कपड़े नहीं चेंज करने के लिए। वो लब काटती बोली थी। अरकम ने बालों में हाथ फेरा था। मैं निम्रा आप ही से उनका कोई जोड़ा ले देता हूँ। शाम को तैयार है ना? हम शॉपिंग पे चलेंगे। वो नजालिया से बोलता निम्रा से उसके लिए एक नया जोड़ा मंगवा चुका था जो उसने एक बार भी नहीं पहना था। नजालिया थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर तैयार हो चुकी थी। निम्रा का जोड़ा उस पर थोड़ा बड़ा और खुला लग रहा था, मगर वो काबिल इस्तेमाल था। अरकम ने उसे अपने पास बिठाते कमरान के बारे में भी सब पूछ लिया था, जिस पर नजालिया ने उसे सब बता दिया था कि वो उसे तंग करता था। अरकम ने उसे तसल्ली दी थी वो कमरान को अच्छे से संभाल लेगा, जिस पर नजालिया को हौसला मिला था। क्या हुआ, नीचे क्यों नहीं चल रही? वो उसे लेकर नीचे नाश्ते के लिए जा रहा था जब उसे एक जगह खड़े देखकर उसने पूछा, मुझे डर लग रहा है। वो उंगली मसलती बोली थी। अरकम ने आगे बढ़ते उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला लिए। नजालिया उसका लम्स महसूस करती आंखें फैला गई थी। तुम अरकम ताबिश शाह की बीवी हो, जिसकी जरूरत नहीं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ बोल सके। वो संजीदगी से वो मजबूत लहजे में बोला था। नजालिया उसकी बात पर सर हिला गई थी। नाश्ते की टेबल पर पहुंचते उसने अपने साथ वाली कुर्सी नजालिया के लिए खींची थी। नजालिया खामोशी से बैठ गई थी। बड़ी बेगम ने काटदार नजरों से उसे देखा था। बाकी सब खामोश ही रहे थे। निम्रा अपनी जगह पर नजारिया को देखती खामोशी से उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अरकम ने उसके खाली हाथ बैठे रहने पर उसकी प्लेट में नाश्ता रखा था। वो खामोशी
خاموشی سے بنا نظریں اٹھائے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ بڑی بیگم ارقم کا خیال کرتی خاموش رہ گئی تھی، ورنہ ان کا دل اس کو کڑوی باتیں سنانے کا تھا۔ ارقم نے ناشتہ کرنے کے بعد اسے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں رہنا اور ریسٹ کرنا، شام کو تیار رہنا، ہم نے شاپنگ پر جانا ہے۔ ارقم جانے سے پہلے اسے ہدایت دے کر گیا تھا۔ وہ ابھی اس کی بات مانتی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔